फिर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट का दंगल एक बार फिर से हाई प्रोफाइल और दिलचस्प होने जा रहा है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा दावा किया है। अजय राय के मुताबिक राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। उनका कहना है कि अमेठी की जनता और कार्यकर्ताओं की यही डिमांड है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। अमेठी से अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और अमेठी से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी। तो अगर अजय राय के दावे में दम है तो 2024 में होगा अमेठी में बड़ा मुकाबला। शुरू करेंगे इसी पर डिबेट, पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का बड़ा प्लान, अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। 24 में अमेठी की जंग, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहा गया। एक ही मात्र सांसद उनकी श्रीमती सोनिया जी उत्तर प्रदेश से जीत पाई। सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी चुनाव हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में तरह तरह के प्रयोग कर रही कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपनी एक सीट भी बचा पाएगी, इसको लेकर के भी गंभीर सवाल है। INDIA गठबंधन की एनडीए को कितनी चुनौती? कि 2024 में जो चुनाव आएगा तो एक घमंडिया गठबंधन के लोग कितना ही एक होने का नाटक करें, लेकिन देश की जनता है जो सब देखती है और सब जानती है। जब चुनाव आएगा तो 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 24 की जबानी लड़ाई घमंडिया गठबंधन तक आई। घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा, जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। चुनावी घमासान ताबड़तोड़, नेताओं के बिगड़े बोल। जो लोग होते हैं वे ऐसी बातें करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की चुनौती आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं। 30-40 हजार वोट से जीतेगा हमारा उम्मीदवार। आप लिख लीजिए, जिस दिन काउंटिंग हो फिर ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल दिखा देते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, और सवाल ये कि 2024 में लौटकर राहुल गांधी अमेठी को आएंगे। 2019 में वो यहां से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। स्मृति ईरानी सांसद हैं, हालांकि पूर्व में 3 बार सांसद वो यहां से रह चुके हैं। क्या एक बार फिर से वो अमेठी लौट करके आएंगे? सवाल नंबर 2, अमेठी में फिर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का मुकाबला देखने को मिलेगा क्या? अगर अजय राय की बात में दम है, यह दावा सही है, तो यह 2024 का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला होने जा रहा है। सवाल नंबर 3, 24 की जबानी लड़ाई घमंडिया गठबंधन तक आई। विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, वो है INDIA, जिसको घमंडिया गठबंधन अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमा शंकर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, JPS अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाषपा हमारे साथ हैं, अनिल दुबे जी RLD के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। संजय चौधरी जी, अजय राय हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। तो एक बार फिर से आप देखिए, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी अमेठी में होने जा रहा है क्या? और उसके पीछे वो दावा क्यों भर रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वहां के कार्यकर्ता और वहां की जनता आपको आजमा कर देख चुकी है और वो पछता रही है। उन्हीं की मांग है एक बार फिर राहुल लौटे अमेठी। भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपने सहयोग से, अपने समर्थन से जीत दे रही है।
और जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर गए थे वो उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देने के लिए वापस नहीं आ रही है। जीतने के बाद सोनिया गांधी जी के दर्शन नहीं हो रहे और हारने के बाद राहुल गांधी जी का भी दीदार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने की बात करते हैं वो जनता के अगर सामने नहीं आते तो इसका मतलब है कि वो जनता के नेतृत्व से इनकार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष केवल घोषणाएं करती है। वे वैसी घोषणाएं हैं जैसे समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव के पहले कहा था कि हम 400 सीट लाएंगे, आज वो कहते हैं कि हम 80 हराएंगे। तो मुझे लगता है कि जो जनता के बीच में नहीं रहते वो इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। विपक्ष आज उत्तर प्रदेश में वही स्थिति है कि समाजवादी पार्टी के साथी ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जाते हैं, वो चाहे मौर्य जी हो, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे उनके विधायक दारा सिंह चौहान हो, ये सब समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। गठबंधन बिखर रहा है। निश्चित रूप से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की 80 की सीट इस बार निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में भाजपा के साथ। ठीक है, आपने 80 में से 80 कमीशन रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर से। उमा शंकर जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमा शंकर जी, सीधा सवाल पूछ दे रही हूं, क्या लौट कर राहुल गांधी 2024 में अमेठी आएंगे? देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के नाते उत्तर प्रदेश का एक एक सदस्य ये चाहता है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश आए, राहुल गांधी जी अमेठी आए और वहां से आकर वो चुनाव लड़ें। जैसा कि आपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का भी बयान देखा। लेकिन अंतिम निर्णय कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है, जो CWC है, वो करती है और जब समय आएगा तो CEC निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेगी कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से, ये उनके ऊपर है। दूसरी बात, आपने कहा कि अमेठी राहुल गांधी जी का घर है और अमेठी की जनता निश्चित रूप से इस बात को लेकर पछतावे में है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की हार असल में अमेठी के परिवार की हार थी और उस भूल को अब अमेठी की जनता सुधारना चाहती है। आज अमेठी की जनता तमाम सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं, आप भी उसको देख रही होंगी कि स्मृति ईरानी से पूछ रही हैं कि दीदी कहां गायब हो गई हैं। अब देखिए अमेठी की जनता क्या सोच रही है क्या नहीं, उसकी तस्दीक करने के लिए किसी सोशल मीडिया वीडियो का हवाला देना कितना सही है? क्या उसे फैक्ट कहा जा सकता है? उमा शंकर जी, वीडियोस तो हर तरह के आते हैं, बाद में पता चलता है कि वो दरअसल जनता नहीं कार्यकर्ता थे। ये बात दोनों ही पक्ष के लिए, ये सत्ता पक्ष के लिए भी, आपके लिए भी है। मैं लौटूंगी, एक बार सभी लोग अपनी बात रख लें। अनुराग भदौरिया जी, विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा जा रहा है। आज इस बात को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दोहराया और कहा यह घमंडिया गठबंधन है, स्वार्थ से ओतप्रोत है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए बना है। सही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का घमंडिया गठबंधन है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से लिप्त है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एनसीपी परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवसेना परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता के साथ है, चिराग पासवान भी है, अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, राजभर पार्टी भी है, अकाली दल भी रहे, इनके साथ चौटाला की पार्टी इनके साथ चल रही है। अनुराग ठाकुर जो खुद बोल रहे थे, इनके पिताजी खुद ही चीफ मिनिस्टर थे। पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए राजस्थान से मध्य प्रदेश तक, पूरे कल्याण सिंह जी थे, आदरणीय कल्याण सिंह, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका पोता तक मंत्री है। राजनाथ सिंह जी का भी यही हाल है, रमन सिंह जी का वही हाल है। और भ्रष्टाचार की बात करो तो आप देखिए CAG की रिपोर्ट आई है, 1-1 किलोमीटर 250 करोड़ में बन रही है रोड। भाई गलत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और किस तरह से इनका देखिए, जो जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनको मंत्री बना दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और जब तुष्टीकरण की इनसे बात पूछो तो तुष्टीकरण देखिए, हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार इनकी रोक नहीं पाए, विपक्ष को दोषी ठहराते, लेकिन आप पश्चिम बंगाल और बिहार पे आरोप लगाएंगे जब इस तरह की कोई बात होगी। तो ये जो गठबंधन है ये वाकई घमंडिया गठबंधन है और परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जिस तरह की होता है ना तुष्टीकरण से पूरी तरह से लिप्त है। अपनी चीज दूसरों पे बोलने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। जनता की बात नहीं करेंगे, ना महंगाई बोलेंगे, ना बेरोजगारी बोलेंगे, ना किसान पे बोलेंगे, ना यहाँ पे किसी तरह की जो मूलभूत समस्या है उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं रहते। ये सिर्फ असली मुद्दों से भागती है भारतीय जनता पार्टी। इस बार जनता उनको भगा देगी, ये मुद्दों से भाग रहे हैं, जनता इनको भगा देगी सत्ता से। फिर क्या करेंगे? ये जनता से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती है, जनता के साथ ये धोखा करते हैं, जनता अब इनको बताएगी 2024 में। ठीक है अनिल दुबे जी, बीजेपी ने यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, उसमें अमेठी भी है, उसमें रायबरेली भी है, उसमें सभी वो सीटें जिसको लोग परंपरागत रूप से कहते आए हैं कि इस पर तो फला परिवार या उसी से जुड़ा कोई उम्मीदवार जीतता है। अब चर्चा ये हो रही है अजय राय के बयान के बाद, क्या एक बार फिर से राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी अमेठी में देखने को मिलेगा?
आप सब लोगों का गठबंधन है, मिलजुल कर जोर लगाइएगा राहुल गांधी के लिए। देखिए आस्था जी, ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो अमेठी में किसको लड़ाएंगे। राहुल जी बड़े नेता हैं, उनको खुद ही तय करना है अपनी भूमिका। ये अलग विषय है। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उतरेगा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता जुड़ रही है। इंडिया गठबंधन में सभी लोग, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान चल रहा है। पहले चरण में 1600 गांवों में जाने का लक्ष्य है और 1600 गांवों में जाकर के गांव-गांव जनसंपर्क करेंगे। सभी पार्टियां विपक्ष में जो शामिल हैं वो अपने जनाधार को, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जा रही हैं और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। अब अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं। उनको घमंड होना चाहिए कि दिल्ली में जो देश के लिए पदक जीत करके खिलाड़ी लाते हैं वो धरने पर बैठे रहे और ये खेल मंत्री हैं, उस धरने पर एक दिन भी ये नहीं गए, तो इनका घमंड दिखाई पड़ता है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। इनके पिताजी ये परिवारवाद से नहीं आते हैं। इनके पिताजी वहां पर चीफ मिनिस्टर रहे, ये परिवारवाद की उपज है कि ये मेरिट से आए। अच्छा, जेपीएस अर्कवंशी जी को लेकर आना चाहूंगी। ठीक है अनिल दुबे जी, ठीक है। जेपीएस अर्कवंशी जी, जब भी परिवारवाद की बात होती है तो विपक्षी नेता भाजपा को घेरते हैं और ये भी कहते हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दल है वहां तो खुद परिवारवाद है। आपकी पार्टी का भी हवाला दिया जाता है, ओपी राजभर है, उनके पुत्र हैं, और अब भी कहा जा रहा है कि एनडीए में आए तभी है जब उनको कोई फ्यूचर के लिए एश्योरेंस मिला है। और विधानसभा में हमने देखा भी शिवपाल यादव कह रहे थे जल्दी शपथ दिला दीजिए, कभी इधर को आ जाए। देखिए, हमारे गठबंधन, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे गठबंधन हो, जो लगता है इल्जाम की परिवारवाद का, तो स्पष्ट कर दूं कि परिवारवाद उसको कहते हैं कि डायरेक्ट अध्यक्ष का बच्चा अध्यक्ष बने। और जहां तक बात है कि हमारी पार्टी का, तो जहां पे अरुण राजभर जी या अरविंद राजभर जी हैं, दोनों लोगों को आप दिन प्रतिदिन 3-3 सभाएं जनता के बीच में करते हुए देखते होंगे। ठीक, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए। कभी वो पूर्वांचल में नजर आएंगे, कभी आपको पश्चिम में नजर आएंगे, कभी अवध क्षेत्र में नजर आएंगे। तो इन लोगों को, मतलब ये परिवारवाद नहीं होता, ये जनता के बीच काम करते हैं और जनता ही इनको चुनेगी जब भविष्य में जब भी जाएंगे चुनावों में। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि घमंडिया गठबंधन, आप राहुल गांधी जी का जो सवाल उठा रही हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि जो अमेठी का चुनाव हुआ है उसके बाद से वो कितनी बार अमेठी में वापस लौट के गए। भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, उत्तर प्रदेश का रूट बीच में पड़ता था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे से 2 घंटे में यहां से खिसक लिए उत्तर प्रदेश में, उनकी यात्रा घुसी तक नहीं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी बार सोनिया जी अपने रायबरेली क्षेत्र में गई हैं, ये उनसे पूछिएगा। जहां तक बात रही आरएलडी की और हमारे सपा गठबंधन की, तो सपा गठबंधन या आरएलडी या कांग्रेस, आपने देखा होगा जो INDIA गठबंधन है बागेश्वर में, किस तरह से सपा और कांग्रेस के 2 लोग प्रत्याशी खड़े हुए हैं आमने सामने। तो ये गठबंधन केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है और कुछ नहीं है। चुनाव आने दीजिए, सभी के अपने प्रत्याशी खड़े होंगे। INDIA नाम से जो गठबंधन बन गया है कि लोकसभा के चुनाव में साथ लड़ेंगे, अपने अपने राज्यों में जहां से जो पार्टी ओरिजिनेट हुई है वहीं पर ही एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक मूल सवाल जो आपने उठाया उमाशंकर जी, उसका जवाब दीजिए। यही बात भाजपा कह रही है, यही सहयोगी दल कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद आखिर राहुल गांधी आए ही कितनी बार हैं अमेठी। जो आप कहते हैं कि वो परिवार है, लोग पछता रहे हैं, उनका कहना है कि वो फिर से परिवार में आ जाएं। राहुल गांधी खुद कितनी बार अमेठी आए, ये सवाल बीजेपी और उसके सहयोगी दल पूछ रहे हैं। आस्था जी, ये सवाल तो भाजपा से पूछना चाहिए। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, मंत्री हैं, वो कितनी बार आई हैं, और जितनी बार आई हैं उतनी बार किसी ना किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उसको जेल भेजने का काम करना चाहती रही हैं। क्या काम किया उन्होंने? IIIT कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने स्थापित किया, वो चला गया। जितने कारखाने राजीव गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अमेठी में स्थापित किए, एक एक करके सब बंद हो गए। PSC का ट्रेनिंग सेंटर तब बंद हो गया। किया क्या इन्होंने? जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था वो अंतिम सांसें गिर रहा है। फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी वो अंतिम सांसें गिर रहा है। मालविका स्टील फैक्ट्री राहुल गांधी जी ने वहां पर स्थापित करवाया, उसे चालू करवाया, वो अंतिम सांसें गिनते हुए बंद हो गया। तो अमेठी को इन्होंने दिया क्या? चलिए इसी बात का जवाब ले लेते हैं संजय चौधरी से। संजय चौधरी जी बताइए,
यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है अमेठी के लिए जो किया कांग्रेस पार्टी ने किया, आप लोगों ने उसका भी गला दबा दिया। बीते 5 सालों में आपके क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने अमेठी में जिला बनाने के बाद अमेठी को जिलाधिकारी का कार्यालय भी न दिया हो, जिन्होंने एसएसपी का कार्यालय भी न दिया हो और जिन्होंने वहां के चिकित्सा के लिए चिकित्सा अधिकारी का भी कार्यालय न बना पाया हो, वो बताते हैं कि उन्होंने अमेठी में मौत किया। ये अगर अमेठी को परिवार मानते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि अगर राहुल गांधी में शक्ति है और कांग्रेस में सामर्थ है और इनको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे, तो वायनाड को छोड़कर केवल और केवल अमेठी से लड़ने की घोषणा कीजिए। स्वागत है, चुनौती के साथ स्वागत है। छोड़ दीजिए वायनाड, केवल एक सीट पर चुनाव लड़िए। अमेठी आपका अगर घर है, आपकी जनता है, आपका परिवार है, यही तो घमंड है इनका। ये घमंडिया हमको कहते हैं, इनका अहंकार देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, यह है अहंकार की पराकाष्ठा। योगी जी विधानसभा में खड़े होकर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान करते हैं, यह है अहंकार। इनकी एक मंत्री मीनाक्षी लेखी लोकसभा में खड़े होकर कहती है ईडी भेज दूंगी घर पे, यह है अहंकार। इनके एक मंत्री अनुराग ठाकुर वो कहते हैं गोली मारो, यह है अहंकार। इनके एक दूसरे मंत्री नारायण राणे वो कहते हैं तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात दिखा दूंगा लोकसभा में, यह है अहंकार। और जनता इनके अहंकार को आस्था जी देख रहा है और जनता इनको सबक सिखाएगा। तो राजनीतिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं रायबरेली, अभी तो रायबरेली वो तो चुनौती दे रहे हैं, कह रहे लड़ करके दिखा दीजिए। आपने जो अमेठी के लिए किया वो एक तरफ, उन्होंने जो अमेठी के लिए किया वो एक तरफ, आप लड़कर दिखा दीजिए। वो तो राजनीतिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को कहिए, स्मृति ईरानी जी को हटाइए, इस बार तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप नरेंद्र मोदी जी को कहिए अमेठी में आके लड़के दिखा दे, आके लड़के दिखा दे। राहुल गांधी लड़े या प्रियंका गांधी लड़े या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता लड़े, नरेंद्र मोदी जी को कहिए अगर हिम्मत है तो अमेठी में लड़के दिखा दे। इस बार मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, बोलिए नरेंद्र मोदी जी को कि वो आए और अमेठी में चुनाव लड़के दिखा दे। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप ये चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, अमेठी से भेजिए। एक दूसरे को आप लोग ललकार रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं एक दूसरे को। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो भी खबर तो ये भी है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है, चुनाव हरा कर दिखा। एक खबर ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी भी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है? नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दे, अमेठी मोदी जी आए अमेठी से लड़े। खबर तो ये है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। नरेंद्र मोदी जी चुन ले, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव हराने में सक्षम है। मैं पूरी चुनौती से कह रहा हूं, स्वीकार करेंगे चुनौती संजय जी, खड़ा करेंगे मोदी जी को अमेठी रायबरेली से। करिए ना, जवाब दीजिए ना, वो मोदी जी से जवाब दीजिए ना, है चुनौती मेरी आपको। अरे मैंने कहा ना, अरे खड़ा कर दीजिए अमेठी रायबरेली, चुन लीजिए। अरे आप खड़ा तो करिए, अजय राय जी ने तो नाकों चने चबवा दिए नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, आप दोनों शांत हो जाइए, गलियों में दोनों शांत हो जाइए आप लोग। याद करिए, नहीं आपसी बात विवाद में मत पड़िए, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया जी को लेकर आती हूँ। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य है सभी 80 सीटें जीतने का। आप अमेठी को लेकर देख रहे हैं कितना घमासान हो रहा है। अभी रायबरेली पर तो मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं है, बट मैनपुरी की सीट भी उसमें आती है। और ओपी राजभर ने चैलेंज दिया और कहा है कि सूद समेत सैफई वापस भेज दूंगा, मतलब वही समेट के रख दूंगा। वो बड़ बोले, उनकी बात को कोई सुनता भी है? वो बेचारे पीछे खड़े हो जाते, जाके कुर्सी तक तो उनको मिलती नहीं है। बताया नहीं कि उनको मंत्री नहीं बनाएंगे तो कल हमारी तरफ आए। उनका क्या है, उनको कोई पूछता भी है? वो तो खाली अपना बोलते रहते हैं, ढुलकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। हो सकता है कि चाय पीने कोई मतलब नहीं है, उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। सवाल ये है, मैं कह रहा हूं कि घमंडिया पता है किसको बोलते हैं? घमंडिया पार्लियामेंट में खड़े होकर इनका नेता कहता है, पता है आस्था जी घमंड का, बैठ बैठ तू बैठ बैठ, तेरी औकात क्या है? ये है घमंड, ये घमंड है। और घमंड क्या होता है पता है? चुप रहो, ईडी सीबीआई तुम्हारे घर आ जाए, ये घमंड है, ये घमंड की भाषा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि हमने घमंड दिखाया, जनता समझ गई। तो पहली घमंडिया जिसके मन में चोर होता है ना, वो पहली चोर 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 हल्ला मचाता है। तो हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि घमंड उनका जो था अब जनता समझ गई, घमंड उनका चूर चूर होने वाला है। क्योंकि इंडिया आ गया, डर के मारे आप ही देखो क्या बोलते हैं, INDIA, इंडिया बोलने से आप ही डरती हैं आस्था जी।
वो भी इंडिया नहीं, इंडिया तो हम भारत के लिए बोलेंगे ना, जब देश का नाम बोलना होगा इंडिया बोलेंगे। आपने तो फिर दूसरी तरफ से एक्सप्लेन किया, एब्रीविएशन तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा ना अनुराग जी। आपके INDIA का अर्थ कुछ और है तो वो उसी के अर्थ के साथ बोला जाएगा। भारत की बात थोड़ी हो रही है जो इंडिया बोलेगा। मेरी बात आप भी दिल से घबरा रही है कि ये जाए। मैंने आपको वजह बता दी, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला लीजिए। अरे बोलना भारत और इंडिया की बात थोड़ी है यहाँ, तो आपके गठबंधन की बात है जिसका अर्थ ही कुछ और है। गठबंधन की बात, अरे गठबंधन की बात है, गठबंधन के सहारे इंडिया बोल लीजिए, अच्छा लगेगा, मन को भाव फील होगा, क्या दिक्कत है? इंडिया बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन क्या आपको भी डर लगता है कि हम इंडिया बोल देंगे, हम सब नागरिक हैं भारत के, वाले देख रहे हैं, स्कूलों में प्लेज लेते हैं हम सब, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप कमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन आपका इंडिया कोई और है ना, INDIA ही है आपका, इंडिया थोड़ी है आपका। मुझे एक बार, अरे मैं बोल लूं फिर आप सवाल पूछ लीजिए। तो आप ही घबरा रहे हैं इंडिया बोलने से? मैंने घबरा रही, देश का नाम तो हम सब कोई बात नहीं, आप फिर आप कमेंट्री दे रहे हैं, ये भी डर रहा है आपका कमेंट्री दे रहे हैं। आप मुझे घसीट रहे तो जवाब तो सुनोगे ना आप। अरे जवाब दे रहा हूँ, आप बीच पे कमेंट्री दे रहे हैं क्योंकि आप डर रही हैं कि अगर आप मैं नहीं डर रही हूँ, बचाव करेंगी तो आपसे सवाल अपने देश का नाम लेने से किसी को डर नहीं लगता, फख्र महसूस होता है। फिर आप रनिंग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन कई नामों से पुकारते होंगे, फख्र के साथ नाम लेते हैं। लेकिन आपने देश के नाम को चुरा करके अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसका एब्रीविएशन बना दिया। अरे इंडिया सरकार में आएगी तो सबका ध्यान रखेगी, आप भी शांति से डिबेट कर पाएंगे, टेंशन नहीं रहेगी। ये आपको भी टेंशन देने वाले लोग हैं, ये तो जवाब को टेंशन दे रहे हैं। तो जवाब आपको दे रहा हूं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में अब जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया जीतने जा रहा है, आपकी महिलाओं की खुशहाली के लिए इंडिया मतलब किसानों की खुशहाली, इंडिया मतलब बेरोजगारी पे जीत, इंडिया मतलब महंगाई पे जीत, इंडिया मतलब युवाओं की खुशहाली, चारों तरफ खुशहाली मिलेगी और लड़कियां बच्चियां चहकती चलेंगी, कोई उनके साथ अत्याचार नहीं कर पाएगा, उनको धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा। इंडिया का जो ये मतलब बता रहे हैं, अपना अधिकार पाने के लिए भारत के संविधान में बिल्कुल साफ सबसे पहली पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब होता है कि जनता से भारत बना है, जनता के लिए संविधान बनाया गया है। 10 सेकंड खत्म कीजिए अनुराग जी, हमारे अनुराग भाई 10 सेकंड खत्म कीजिए, राजेश चौधरी जी जवाब देना चाह रहे हैं। इंडिया नाम रख लेने से इंडिया की आत्मा अंदर नहीं आ जाएगी आपके। भारत जो देश है उसकी जो आत्मा है वो नहीं आ जाएगी। आप उन लोगों में से हैं जो आतंकवादियों को छोड़ते हैं, आप लोग उन लोगों में से हैं जो राम सेवकों को गोलियां चलवाते हैं, आप लोग उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि लड़कों से गलती। जवाब राजेश चौधरी जी एक एक करके बोलिए। JPS जी शांत हो जाइए, आप बात रखिए आपने। अनुराग जी खत्म करिए, इसका जवाब मुझे लेना है, इसका जवाब लेना है राजेश चौधरी जी से, शो क्लोज करना है मुझे। फिर उन लोगों में से आप हैं, आप भारत की आत्मा। बोलिए राजेश चौधरी जी, माफ कीजिए संजय चौधरी जी बोलिए। कहाँ में खो गए, ठीक है, दुनिया में रहने लगे हैं, आप भूल गए कि कैसे आतंकवादियों के सपोर्ट में आपके जो नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री से मिलते हैं। राम गोपाल यादव जी रामेश्वर यादव की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री से जाके मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद नहीं पूछ रहे हैं, नहीं आप बताइए ना, एक करके बात रखिए आप, सबको बराबर समय मिल रहा है, फिर भी आप लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एकदम बेकाबू हालात बना देते हैं। यादव जो घोटाले में पकड़ा गया नोएडा में, उसके साथ किसके तार हैं, किसके बहू बेटे के तार जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए। ये सच्चाई है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और उसके अलावा आतंकवाद। एक दूसरे को बोलने दीजिए। अनुराग जी बात पूरी हो गई आपकी, JPS सरपंच जी बात पूरी हो गई आपकी। संजय चौधरी जी 20 सेकंड जवाब। आपके नेता की उपस्थिति में पत्रकार की पिटाई हुई थी कुछ दिन पहले, आपको याद है? 1 मिनट, सवाल सबने उठा लिया, उसका जवाब देना जरूरी है। संजय चौधरी जी की आवाज जाएगी, संजय चौधरी जी की आवाज जाएगी और उसी पर शो क्लोज होगा। जवाब दीजिए सारी बातों का संजय जी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बात करती है पीडीए की, ये कहते हैं कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठबंधन है, हम उनकी बात करते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी उतारने की बात आती है तो अभी देखिए है ना मऊ में, वहां प्रत्याशी कौन है? क्या वो बी का है, क्या वो डी का है, क्या वो ए का है? ना, जब प्रत्याशी और नेतृत्व की बात होगी तो ये पिछड़े को भी भूल जाएंगे, दलितों को भी भूल जाएंगे। चलिए ठीक है, आप सब लोगों के अपने अपने दावे एक तरफ,
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन जनता की अदालत है, जनता के बीच में इस सबको लेकर के जाना है और जनता ही अंतिम मोहर लगाएगी। आप सभी मेहमानों को शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल बड़ा यह था कि क्या एक बार फिर से 2024 में सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला अमेठी में होगा, जहां स्मृति ईरानी और राहुल गांधी एक बार फिर से एक दूसरे के ऑपोजिट चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय दावा कर रहे हैं। अगर वाकई राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने एक बार फिर स्मृति ईरानी होती हैं, तो यह 2024 का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा। लेकिन बीजेपी की ओर से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार अमेठी आए, यह बीजेपी पूछ रही है। उन्होंने कितनी बार अमेठी की जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है? चुनाव आते ही अमेठी की याद आना कहां तक सही है? हकीकत यह है कि अब पिकनिक पॉलिटिक्स के दिन लद चुके हैं। अब कोई सीट किसी परिवार की दावेदारी की मोहताज नहीं। अगर चुनाव जीतना है तो ग्राउंड जीरो पर लगातार मेहनत करनी होगी, जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। शायद इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, लगा राजनीतिज्ञ लगा रहा अगले चुनाव पर घात। लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, राजपुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। मुझे दीजिए इजाजत, विचार करिएगा। नमस्कार।